बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे ये हमारा चौथा पार्ट है और पिछले 3 प्रोग्राम में हमने काफ़ी सेर हासिल बहस की और आप लोगों के सामने जितने पहलू रख सकते थे वो रखे। आज इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस कानून का और आप लोगों के मुशाहिदे में भी ये आया होगा और आप तो क्योंकि रूटीन में इस ऐसे केसेस को डील करते हैं तो आपके सामने भी ऐसे बड़े केसेस आए होंगे और यकीनन आप उसको कोर्ट में भी लेकर गए होंगे। सूरत कुछ इस तरह से है, मैं एक सूरत आपके सामने रखूँगा, उसमें से फिर आप मुझे कानून के मुताबिक जवाब दीजिएगा। हालात ऐसे बनते हैं जी कि एक पार्टी एक प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक तो नहीं होता, वो मुतवक्के वारिस होता है। अभी प्रॉपर्टी उसके नाम पे म्यूटेशन या इंतकाल नहीं हुआ होता और सब्सिक्वेंटली जब वो एग्रीमेंट कर लेता है उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसकी मलकियत में आ जाती है। एक तो ये सिचुएशन नंबर 1। नंबर 2, एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को फरोख्त करने का किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर लेता है, बट एट दैट टाइम वो प्रॉपर्टी रहन थी किसी मालियाती इदारे, किसी बैंक के पास, किसी कर्ज के। तो जब वो सब्सिक्वेंटली उसका टाइम ड्यू डेट आती है, बट उस वक्त पता चलता है खरीदार को कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदने का इससे मुआहदा किया है ये शख्स तो मुझे दे ही नहीं सकता क्योंकि बैंक के पास प्लज है। अच्छा, इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? थर्ड, एक और सूरत बनती है कि जब कोई शख्स मुआहदा तो कर लेता है लेकिन प्रॉपर्टी में कुछ और लोग भी मालिक होते हैं, उसका हिस्सा ही कम होता है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या बनेगा और कोर्ट से रिव्यू करने की सूरत में कोर्ट उसको क्या रिलीफ दे सकती है, एंटरटेन कर सकती है या उसका कोई इस्तेहकाक नहीं है? कानून की रोशनी में हमारे नाजरीन को ये ज़रा आगाह फरमाएं। आमिर साहब, कुछ और भी रह गया तो वो भी पूछ लें। वो मैं पूछूंगा आप अगले प्रोग्राम में। ये मुझे लग रहा है कि जैसे अब आपने ज़हन बना लिया है कि आपने हराना है और इतने मुश्किल सवाल। सर, मेरे ख्याल में हमेशा मुश्किल चीज़ें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियतें ज़्यादा दी होती। चलो जी, मैं मान लेता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सारी जो सिचुएशन आमिर साहब ने बताई हैं उनसे मैं लुब्बे लुबाब ये निकालता हूँ कि बेचने वाले का टाइटल, उसकी मलकियत, आम ज़ुबान में उसकी मलकियत जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है या उसको हम कह लें कि वो इम्परफेक्ट है, वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है और वो कानूनी तौर पर वो उस टाइटल के ज़रिए से, उस मलकियत के हक़ के ज़रिए से वो आपके नाम पर मुंतकिल करवा नहीं सकता। उसमें कुछ ना कुछ जो है वो खामियां हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप उससे मुआहदा कर लेते हैं एक खामी शुदा इंसान के साथ कि जिसके मलकियत में खामियां हैं, सुकम है, आप उसके साथ मुआहदा कर लेते हैं तो फिर भी क्या आपका कोई हक मौजूद है अदालत में, या अदालत आपको कहेगी क्योंकि आपने खुद नहीं देखा तो आपको कोई हक नहीं है? क्या ऐसी सूरत है? तो इसका जवाब जनाब ये है, क्योंकि ये हमारे माशरे में अक्सर और बेशतर ये होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये धोखा कह लें या कुछ इस तरह से मामलात आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो बेचारे ये तयन नहीं कर सकते कि क्या हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा और वो वहीं पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। कानून में मुकम्मल तौर पर इन सिचुएशंस के बारे में आपको राइट दिया गया है और यंग दोस्तों के लिए भी, जो वकला हैं उनके लिए भी, कि वो इस किस्म के केसेस को किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके बारे में सेक्शन 18 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 मौजूद है, दफ़ा 18 इस कानून की। अब दफ़ा 18 में क्या सूरतें हैं उन्होंने बताया है कि जी अगर बेचने वाले का या किराए पे देने वाले का, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये मैं दोनों के लिए, बेचने वाला हो या वो आपके साथ बेचने का मुआहदा करे या आपको किराए पे देने का मुआहदा करे, लेकिन उसकी जो मलकियत है उसमें सुकम हो, उसमें खामियां हो जिसकी वजह से कानूनी तौर पे वो नहीं कर सकता, तो आपके पास फिर भी राइट्स मौजूद हैं कि आप इस कानून के तहत अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ से रिलीफ लें। वो किन किन सूरतों में हो सकता है? पहली सिचुएशन जैसे आपने भी वो बयान की है उसके में ये है कि जी जब जिस वक्त मुआहदा तहरीर हुआ उस वक्त जो बेचने वाला है उसके नाम पे कुछ नहीं था,
लेकिन मुआहदा तहरीर होने के बाद उसको उसी जायदाद में उसका कुछ हिस्सा निकल आया, तो फिर ऐसी सूरत में क्या ख़रीदार जो है वो उस निकलने वाले हिस्से के बारे में वो दावा कर सकता है कि मुझे इसमें से जो मेरे मुआहदे की तामील करवाई जाए? तो उसका जवाब हाँ में है। बिल्कुल ठीक है। मसलन उसकी सिचुएशन यही है जैसे आपने बताई है कि एक बंदा किसी के साथ मुआहदा कर लेता है कि मैं आपको ये इतना प्लॉट, इतना मकान ये दूंगा, लेकिन उस वक़्त वो प्रॉपर्टी सिंपल उसकी मिसाल कि उसके फादर के नाम थी, उसके वालिद साहब के नाम पे थी और वो हयात थे, ज़िंदा थे और वो उसका मालिक नहीं था। लेकिन आपने ये समझा कि क्योंकि ये इसी घर में रहता है, इसी घर में इसको देखते हैं, तो ये इसका ही मकान है, तो इसलिए जो है वो ये ठीक मुआहदा कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता था कि उसका टाइटल नहीं है, उसकी मलकियत मुकम्मल नहीं है। वो मुआहदा आपके साथ कर लेता है। आपके साथ उसने मुआहदा बिल फ़र्ज़ कर लिया कि 1 तारीख को 1 अगस्त को कर लिया उसने मुआहदा। अब खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई सिचुएशन के 10 तारीख को उसके फादर की डेथ हुई और फादर की डेथ होने के बाद उस मकान में उसके वो 2 भाई हों और उसमें उसको आधा मकान उसके नाम पे आ गया, तो आपके साथ उसने मुआहदा किया, तो आप इस क्लेम के तहत वो आपको इस वजह से नहीं रोक सकता कि जिस वक्त मैंने मुआहदा किया था उस वक्त मेरा हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। और जिस वक्त मेरा हिस्सा आया उसके बाद मैंने मुआहदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो ये उसका ग्राउंड नहीं हो सकता। आप अदालत में जा सकते हैं कि इसने मेरे साथ इसी मकान का मुआहदा किया था, अब इसको इतना हिस्सा आ गया, मुझे इतना तो दिलवाएं। और वो कोर्ट जो है वो रेट्स को बिल्कुल वो इंसाफ के मुताबिक वो कर लेगी कि अगर बिल फ़र्ज़ के अगर 1 लाख रुपए पे पूरा था तो वो आधा मिला है उसको, तो 50,000 रुपये में वो आधा देने का पाबंद है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस राइट को उस सुकमशुदा टाइटल वाले मलकियत वाले शख्स के ख़िलाफ़ भी ये राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से ये अपने हक़ में फ़ैसला ले सकते हैं। पहली सूरत। दूसरी सूरत जो आम तौर पे ये भी बहुत आम है, मसलन एक विरासती मकान है, विरासत में आ गया, एक भाई है, 4 उसकी बहनें हैं, और मेरे ख्याल में एक अलहदा से हम चैनल शुरू करेंगे जिसमें हम ये ख़वातीन के, या इसी चैनल में हम कुछ ये भी प्रोग्राम आइंदा आने वाले दिनों में अगर ज़िंदगी रही तो करेंगे कि जिसमें ये जो विरासत के हिस्से के तौर पे जो बहनों को महरूम कर दिया जाता है तो उसके नहीं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक भाई है, 3 उसकी बहनें हैं, वो मकान उनके नाम पे आ गया, बहनों का 1-1 हिस्सा हो गया, भाई के 2 हिस्से हो गए, टोटल 5 उसके हिस्से हो गए। अब लेकिन उसने क्या किया, उसने वो तीनों बहनों से, वो शादीशुदा होकर जा चुकी थी, आमतौर पे यही होता है, या तो उनसे बिला मुआवजा ही लिखवा लेते हैं, कोई तहरीर लिखवा लेते हैं, या उनको पैसे दे के उनसे वो स्टैम्प पेपर करवा लेते हैं, लेकिन मुंतकली नहीं करवाते, इंतकाल नहीं करवाते, अपने नाम पे जायदाद की रजिस्ट्री नहीं करवाते। वो बदस्तूर उन्हीं के नाम पे सिर्फ हाँ बदस्तूर वो उनका हिस्सा उनके होता है, लेकिन वो आप उनसे उनको रकम अदा करके तो उनसे एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ये करवा लेते हैं कि जब मैं कहूँगा तो आप मेरे नाम पे मुंतकिल कर देंगी या मेरे कहे हुए शख्स के नाम पे मुंतकिल। रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए, रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए वो ये करते। तो तीनों से आपने वो स्टैम्प पेपर ले लिया। अब जो खरीदने वाला है या जो किराए पे लेने वाला है उसको आपने वो दिखाए स्टैम्प पेपर, ओके, उसने वो देखे और उसको ये समझ आ गई कि ये 3 बहनों का हिस्सा ये खरीद चुका है, लेकिन अपने नाम पे मुंतकिल नहीं करवाया, कागजात में फर्द में उनका नाम आ रहा है, लेकिन असल में वो इसको बेच चुकी है। तो लेकिन जब खरीदार ने अपने नाम मुंतकिल करवाना तो फिर उनकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूर, वो आएंगी उसके नाम पे रजिस्ट्री करवाएंगी खरीदार के नाम पे। वायदा करने वाला अब अगर वो कहे कि जी नहीं, अब उनसे जाके अलहदा से कर लो, अब उन्होंने तो आपके साथ कोई सौदा ही नहीं किया, बिल्कुल ऐसे, उसकी बहनों ने तो आपके साथ कोई सौदा किया ही नहीं है, अब वो आपस में मिल गए और आपको वो ख़राब कर रहे हैं। तो फिर आप उस सूरत में भी दावा दायर कर सकते हैं कि मैंने इससे ये कंफर्म किया था, मेरे पास इसकी कापियाँ भी हैं, और ये जो इसकी 3 बहनें हैं अगर ये उनको कहे तो वो पाबंद है कि इसके हक में आके बयान दें, तो ये उनको कह नहीं रहा। तो फिर आप उनको डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि वो आएँ और आके वो इस आपके नाम पे रजिस्ट्री करवाएं, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया था और जिसके हक में बेचा था उसने मेरे साथ मुआहदा कर लिया है, तो वो आप इसके ऊपर भी उसको पाबंद करवा सकते हैं, डायरेक्शन दिलवा सकते हैं, फ़ैसला ले सकते हैं अदालत से। ये दूसरी सूरत होगी। बिल्कुल ठीक। तीसरी सूरत,
जो आपने जो तीसरा हिस्सा जो इस सवाल का था वो ये था कि अगर बेचने वाले ने कहा कि ये जो जायदाद है, मकान है या प्लाट है, वो ये कह दे अगर कि इसके ऊपर कोई बार नहीं है। आमतौर पे आप जो मुआहदा देखते हैं उसको लिखते हैं कि जी इसके ऊपर कोई बार नहीं है, इसके ऊपर कोई सुकम नहीं है, इसके ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है, रहन नहीं है, बिल्कुल ठीक, रहन नहीं रखा, कर्जा नहीं लिया हुआ, कुछ भी नहीं है, ये साफ प्रॉपर्टी है। वो ये कह देता है कि ये साफ प्रॉपर्टी है, आप उससे मुआहदा कर लेते हैं। आपने 1 लाख का मुआहदा किया, आपने 50,000 उसको दे दिए, लेकिन अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जब मुंतकिल करवाने जाते हैं तो उसके ऊपर कर्ज है, बिल्कुल ठीक है, बैंक का, और बैंक के उसने अभी 40,000 देने हैं, आपने उसके बकिया 50,000 देने हैं। बैंक को उसने 40,000 देगा तो बैंक उसको छुड़वाएगा, रिमेनिंग अमाउंट से कम उसके डेट। हाँ, लेकिन अब वो शख्स जो बेचने वाला है वो उसके जहन में अगर ये बात आ जाए कि भाई अगर ये मैं इनको बैंक से छुड़वा के देता हूँ तो मुझे 50,000 की जगह पे सिर्फ 10,000 बचेगा, लालच आ जाता, तो फिर मैं नहीं छुड़वाता। बिल्कुल ठीक। वो कहता है कि भाई मैं तो आपसे सौदा किया था, लेकिन अब बैंक दरमियान में आ गया, तो अब बैंक जाने आप जानो या रजिस्ट्री होती है तो करवा लो। जानबूझ के मामले को प्रलॉन्ग करता है ताकि उसको ब्लैकमेल करके ज्यादा पैसे हथिया सके। तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर भी आप वो मुआहदा लेके अदालत में जा सकते हैं। ओके। आप अदालत में कह सकते हैं कि जी देखें, अगर मैंने इसको पैसे दिए तो इसने फिर भी बैंक को नहीं देने, बिल्कुल तो मेरे नाम पर रजिस्ट्री होनी जो फिर रुकी रहेगी। ओके। तो आप अदालत में जाके ये प्ली लेते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जी मैं इसके बकिए जो 40,000 बैंक के देने वाले हैं वो मैं देता हूँ, 10,000 इसको देता हूँ, इसकी रकम मुकम्मल हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पे करवा के दें। जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त रेमेडी दी है कानून ने। तो अदालत आपके हक में फैसला देगी कि हाँ जी आप इन्होंने मुआहदा किया था, आपका राइट है, तो वो आपके हक में फैसला देगी कि जी ठीक है, ऐसी सूरत में वो ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त। एक चौथी सूरत वो दूसरे एंगल से है। अगर कोई बंदा, अगर मेरा टाइटल परफेक्ट नहीं है, मैं कहता हूँ कि जी मेरा, मसलन हम कह देते हैं कि जी वो मेरा पूरा मकान नहीं निकलता या मेरे नाम पर रजिस्ट्री नहीं निकलती, तो फिर भी मैं आपके खिलाफ दावा करता हूँ, आप बाकी पैसे क्यों नहीं देते? ओके। कि ये मेरा मुआहदा हुआ, तो मैं कहता हूँ कि जी इसके साथ, मैं अदालत को भी नहीं बताता जब दावा दायर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मेरा इनके साथ मुआहदा हुआ था, 1 लाख में इन्होंने ज़मीन खरीदनी थी, 50,000 इन्होंने दे दिया है, अब ये मुआहदे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि आप मुआहदे की तामील करें, उसके लिए मैं आपके खिलाफ दावा दायर कर देता हूँ। ठीक है। जब अदालत में बात जाती है तो आपको अदालत पूछती है कि भाई साहब आपने ये मुआहदा किया है, आप बाकी पैसे क्यों नहीं देते? बिल्कुल ठीक है। आप वहाँ पे जाके बताते हैं कि जनाब इसमें, या तो आप कहते हैं कि जी इसके ऊपर तो बैंक का लोन है, हाँ मुझे बाद में चीज़ पता चली, और बैंक का लोन भी मैंने इसको 50,000 बाकी देना, तो इसके ऊपर तो 70,000 का लोन है अभी, उससे बढ़ गया है। दूसरी सूरत आप कहते हैं कि जी इसके जो लोग हैं ये प्रॉपर्टी में वाहद वारिस ही नहीं था, और लोग भी शामिल हैं, तो वो इसके कहने पे भी नहीं आते और मेरे कहने पे भी नहीं आते, और इसने उनसे कोई ज़ुबानी भी मुआहदे किए हुए हैं, तहरीर भी नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। उस वक्त वो मेरे सामने माने थे लेकिन वो ज़ुबानी था, अब वो नहीं आते, तो इसका टाइटल परफेक्ट नहीं है, उसमें खामियां हैं, इसकी मलकियत में खामियां हैं। तो आप ये बताते हैं और अदालत को ये समझ आ जाती है कि वाकई जनाब ये जो बेचने वाला और जो दावा कर रहा है इसके टाइटल में, इसकी मलकियत में खामियां हैं, और वो इस वजह से वो कहते हैं कि जी आपने अदालत से भी झूठ बोला, अपना नहीं बताया। तो आपका अगर वो बेचने वाले का वो दावा अगर खारिज हो जाता है तो उस खारिज करने के साथ ही अदालत ये भी हुक्म फरमाएगी कि जो पैसे आपने इनसे लिए थे और उनके ऊपर इंटरेस्ट जितनी देर आपने अपने पास रखे हैं वो इनको वापस करें। बिल्कुल ठीक है। उनको, आपको अलग, खरीदार को अलहदा से दावा करना नहीं पड़ेगा। जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त सहूलत है। और उनके खरीदार के वकील साहब को ये चाहिए कि वो सेक्शन 18 को ये पढ़े, और उसके पढ़ने के साथ वो जब अपना जवाब दे या जब पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट में करे तो वहाँ पे अपनी बहस करे, तो वहाँ पे वो यही कानून का हवाला दे के अदालत को याद दहानी ज़रूर करवा दे कि जी ये भी मेरा हक है, तो आप मेरा एडवांस भी वापस लेके दें इससे, और अदालत वो फैसला करेगी और उसके हक में वो आ जाएगा, और उसका जो इम्परफेक्ट टाइटल वाले शख्स के खिलाफ
जो आपको सेल कर रहा है या आपको लीज पे दे रहा है, आपके ये हकूक़ हैं जो आपने एक्सरसाइज करने हैं और आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज का साथ यही था क्योंकि मेरे आपसे कमिटमेंट थी कि आपसे एक ही सवाल पूछूंगा और यकीन माने मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक आपने बड़ी उम्दगी से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में ये जो एक अबहाम होता है अक्सर एग्रीमेंट्स में जो हमने आपके सामने रखा, आप उसे इंशाल्लाह ज़रूर समझ चुके होंगे, हमारे वकलात भाई भी और हमारे जो आम जनरल पब्लिक है। आज का साथ यहीं तक था। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हस्बे साबिक फिर से वही मैं दोहराऊंगा कि काइंडली अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक करें, फर्दर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों, आसपास के तमाम लोगों का ख्याल रखें। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।